हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूँ। एंड इन दिस वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पार्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस। लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, चैप्टर 14.7 है। थोड़ा बड़ा चैप्टर था ये। सेंटर और स्टेट का रिलेशन हमने देखा 3 लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है। और बाकी कुछ कमीशंस वगैरह डिस्कस किए हमने। अब बात करेंगे मोस्ट रिसेंट एक कमीशन है, पुंची कमीशन। इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। 2007 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एंड इन्होंने रिपोर्ट अपना 2010 में ऑलरेडी जमा कर दिया है। और इस पे कंसर्न पार्टीज़ को रिपोर्ट जारी की गई है, उन्होंने पढ़ा भी है और कमेंट्स अपने दिए हैं। बट अभी फाइनल कंसिड्रेशन अभी नहीं हुआ है इस पर, तो वेट करेंगे इसका, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड द वीडियो। ये ज़रूरी है, अभी कर लेना। एंड इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ है जिसको 57 आवर्स का टोटल ये स्टडी है, वीडियोस हैं टोटल, और इसका PDF भी अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका, इसको ज़रूर देखना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव। ऐसा मैंने बनाया है कि आप उसको एक बार देखो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव दैट सीरीज ऑल्सो। और पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। चलिए लास्ट पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं, पुंची कमीशन। तो एज आई टोल्ड यू, बताया था शुरू में, अप्रैल 2007 में, अप्रैल 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया जिसे पुंची कमीशन कहा जाता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंची। ये फॉर्मर CJI रह चुके हैं। CJI स्टैंड फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं। एंड एक्चुअली ये कमीशन क्यों बिठाया गया, क्योंकि सी चेंजेस हुए हैं सिंस सरकारिया कमीशन पहली कमीशन थी जो सरकार ने बिठाई थी। 1983 में इनको टास्क दिया गया था, 1988 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। तो बहुत समय हो गया है एंड बहुत सारे चेंजेस आए हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्टेट के रिलेशंस में डायनेमिक चेंजेस हैं। तो अब उस लेवल के हिसाब से सोचने के लिए पुंची कमीशन को बिठाया गया है। पुंची कमीशन ने अपना काम किया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनको दिया गया जिसके अंदर में इनको काम करना है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब कि क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या काम करना है। तो इनको बोला गया कि आपको सारे एस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को देखना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका जो बेसिस होगा वो उन्होंने बोला, सरकार ने बोला टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप करोगे काम। एंड कुछ हेल्दी प्रेसिडेंट्स हैं बीइंग फॉलोड, उसको भी देखना है। वेरियस प्रोनाउंसमेंट है, कोर्ट्स ने कई बार इंटरफेयर करके कई सारे मैटर पे डिसीजन दिए हैं, वो सारे भी देखना आप। और क्या क्या मैटर देखोगे तो पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, रोल ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर, ये सारे मैटर को देखने के लिए बोला गया। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया इनको। देन इनको बोला गया, इस कमीशन को गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि आप एक काम करना, आप कुछ हम बात बताते हैं उन पे पर्टिकुलर रिगार्ड, मतलब उसको बड़े ही ध्यान से उसको देखना, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं आप लिमिट मत हो जाना, हम जस्ट आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको देखना बड़े ही ध्यान से, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। एंड बट अब अपने मैंडेट को लिमिट मत कर लेना, आप जो चाहे वो रिकमेंडेशन दे सकते हो इन मैटर पे। तो मैटर क्या है, तो बोला गया कि भाई सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो है, स्पेशली जब कॉम्युनल वायलेंस होता है, कास्ट वायलेंस होता है, या फिर कोई और वायलेंस होता है स्टेट्स वगैरह में, तो सेंटर का काम जो है और स्टेट का जो रोल है इस रिगार्डिंग में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से इसको देखना और इस पे जो भी रिकमेंडेशन देना वो ध्यान से देना। नेक्स्ट बात बोली गई कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स है लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नॉर्मली 15 से 20 साल टाइम लगता है,
और इस वजह से स्टेट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करें। तो इन मैटर्स पे भी बढ़िया से सजेस्ट करना, अच्छे से इन पे कमीशन को देखना पड़ेगा। और ये सारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए बेसिकली पर्टिकुलर रिगार्ड इस पे ध्यान देने के लिए। सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है इन प्रोमोटिंग इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड ऑटोनॉमी टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल बॉडीज़, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखने के लिए बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है इन प्रोमोटिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग हर लेवल पे। इंडिपेंडेंट प्लानिंग मतलब स्टेट अपना प्लान बनाए, सेंटर अपना प्लान बनाए। इस मैटर को थोड़ा अच्छे से देखना है। बजटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए इसको देखने के लिए बोला गया। देन लिंकिंग सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ वेरियस काइंड्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। तो ये होता क्या है कि जब स्टेट्स जैसा परफॉर्म करती है वैसे ही असिस्टेंस दिया जाता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हो सकता है असिस्टेंस भी ना मिले। तो एफर्ट डालना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा स्टेट्स को, तभी सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा। इस मैटर को भी अच्छे से देखने के लिए बोला गया। नेक्स्ट बोला गया कि एडॉप्टिंग अप्रोचेज एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो कई स्टेट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस ग्राउंड पे कि बैकवर्ड क्लास को जिस स्टेट में ज़्यादा है वहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ दी जाए। तो अप्रोचेज और पॉलिसीज़ जो हैं इस मैटर से रिलेटेड, स्पेशली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए बोला गया। नेक्स्ट बात बताई गई कि इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशंस जो 8वें और 12वें फाइनेंस कमीशन की है, जहाँ पे जो स्टेट की है डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बढ़ गई है, इस मैटर को भी देखने के लिए बोला गया। नीड फॉर फ्रीइंग इंटर स्टेट ट्रेड, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट। तो बोला गया कि आप जब इस मैटर को देखोगे इंटर स्टेट ट्रेड को फ्री करने के लिए, तो यहाँ पे आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट बनाएं, ताकि कहीं का प्रोडक्ट कहीं पे भी आसानी से बिक सके, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो बिकॉज ऑफ द फ्री अगर हो जाए इंटर स्टेट ट्रेड। तो इन सब मैटर को देखने के लिए बोला। देन नेक्स्ट जो पॉइंट बोला गया वो नीड फॉर सेटिंग अप सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके क्राइम्स हैविंग इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशन। मान लीजिए कोई बंदा है जो एक स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में क्राइम करता है, तो एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ये सारे मतलब ध्यान में रखने वाली बातें बताई गई हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है इस मैटर में स्पेशली जब सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम का वो इंटर स्टेट या फिर इंटरनेशनल रेमिफिकेशन को सॉल्व किया जा सके। लास्ट बोला गया कि फिजिबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 355 फॉर द पर्पस ऑफ सो मोटो डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो 355 में बहुत सारे प्रोविजंस है, जिसमें एक ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्सेस को, जो कि आर्म फोर्सेस वगैरह होती हैं, उनको स्टेट में डिप्लॉय कर सके, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम हो, जो कि वहाँ की सरकार, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस व्यवस्था सॉल्व नहीं कर पा रही है, उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसको भी बोला कि ठीक से देखना। ये सारे कुछ पर्टिकुलर रिगार्ड के लिए सब मैटर्स दिए गए। देन फाइनली पुंची कमीशन ने रिपोर्ट अपना सबमिट कर दिया अप्रैल 2010 में। इन्होंने बोला, जो जीस्ट इन्होंने बोला वो बोला कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा, यही दो जो शब्द है यही जीस्ट है। इन्होंने बोला कि देखिए, अगर इंडियन पॉलिटी को चलाना हो तो इंडियन पॉलिटी को इसका बेसिस बना लेना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, क्योंकि बिना स्टेट्स के सपोर्ट के ना तो डेवलपमेंट होना है एंड ना ही बाकी एस्पेक्ट्स को देखे जा सकते हैं। तो स्टेट का डेवलपमेंट, सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट दोनों तभी पॉसिबल है जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम अपनाएं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? मतलब कि कोऑपरेशन पे फेडरलिज्म काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती यूनिटरी बायस लगा के, पावर को यूज़ करके दबा के स्टेट्स को काम नहीं चलाया जा सकता है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for sustaining India's unity, integrity and social and economic development. So this is the key word of Punchi Commission. Then Punchi Commission ने कहा कि
बेसिकली उन्होंने 310 रिकमेंडेशंस दिए, मोर देन 310 रिकमेंडेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं रिकमेंडेशंस उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि लिस्ट 3 जो है, लिस्ट 3 क्या है? लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो क्या है, ऐसे ऐसे लिख दो, 3 ऐसे लिखा जाता है इसमें। लिस्ट 1 है सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन है स्टेट लिस्ट, देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों को पावर होता है, स्टेट में स्टेट वाले को। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें दोनों को पावर होता है। तो बोला गया कि लिस्ट 3 का जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है जो, उसका जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना चाहती है, पार्लियामेंट जो भी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसके पहले एक एग्रीमेंट बना लिया जाए स्टेट्स के साथ, तभी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट बोला गया कि यूनियन को कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखना चाहिए, स्पेशली जब बात करें पार्लियामेंट्री सुपरमेसी ओवर द स्टेट मैटर्स, इससे दूर रखना चाहिए। स्टेट लिस्ट को नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट सेंट्रल पे बैठी है तो यूनिटरी बायस दिखाए और स्टेट लिस्ट में भी घुस जाए, स्टेट के मैटर्स में घुस जाए। यहाँ इस ऐसे सब्जेक्ट से, ऐसे धारणा से खुद को दूर रखना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है पुंची कमीशन का। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया ताकि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो बना रहे, वो इन्होंने बताया कि यूनियन शुड ऑक्यूपाई सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट और ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, वही ऑक्यूपाई करना चाहिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यूनियन, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो कि कॉन्करेंट लिस्ट की है या फिर ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन की है, उन्हीं में घुसना चाहिए, उन्हीं में अपना लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, जहाँ पे एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए, पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए। होता क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये बहाना बना के सेंट्रल गवर्नमेंट घुस जाती है, पार्लियामेंट घुस जाती है कि पॉलिसीज़ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसलिए हम इस मैटर में घुस रहे हैं। अगर स्टेट बनाएगी तो हमारी पॉलिसीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कमीशन का मानना है कि तभी घुसें जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, अदरवाइज ना घुसें। नेक्स्ट जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया वो इन्होंने बोला कि जो ऑडिटिंग रोल है वो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट काउंसिल को करना होगा, कंटिन्यूएशन में हमेशा ऑडिट करते रहना पड़ेगा। किसको ऑडिट, किसको करना होगा? इंटर स्टेट काउंसिल को। तो भैया कॉन्करेंट या फिर ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन में जो भी काम हो रहा है, मान लीजिए सेंटर कोई एक्ट बना रही है कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे जिसमें दोनों को पावर है, तो उसको ऑडिट करना इंटर स्टेट काउंसिल का काम है। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है 1990 में बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, और ये अंडर 263 काम करती है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बोली गई कि जो एक पावर है आर्टिकल 201 में कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा तो उनको जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल मान लीजिए एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास गया है, गवर्नर ने रिजर्व करके इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा है, तो प्रेसिडेंट ने फिर उसको रिटर्न कर दिया कि नहीं भाई इस पे कहीं ना कहीं इस पे कुछ चेंजेस लाओ, तभी इसको पास करूँगा मैं, तभी इस पे सहमति दूंगा। वैसे केस में जब ये जब वापस आता है स्टेट के पास कि भाई इसमें चेंज करो, प्रेसिडेंट भेजते हैं, तो स्टेट्स के पास टाइम होता है 6 मंथ का। लेकिन जब स्टेट इसको वापस भेज देती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इसको होल्ड करके रख लेते हैं कितने भी समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। तो क्यों नहीं इनके लिए भी 6 महीने का टाइम दे दिया जाए कि भाई जब आपके पास भी जब ये बिल आए
तो वो चाहे पहले अटेम्प्ट में आया या फिर आपने जब भेजा उसको दोबारा हमने जब रेक्टिफाई करके भेजा, तब आप उसको विद इन 6 मंथ्स आप भी पास कर दो। सो दिस शुड ऑल्सो फॉर प्रेसिडेंट 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं आगे। पार्लियामेंट शुड मेक लॉ, पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1। ये क्या है? ये बेसिकली ट्रीटी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। ये पावर है सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंटर का, पार्लियामेंट का, जिसके द्वारा ये बाहर के देशों से, बाहर की कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से ट्रीटी कर सकती है, ट्रीटी कर सकती है। बट इसके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। तो ट्रीटी का ये पावर देता है। इसको लिस्ट 1 में रखा गया, एंट्री 4 में। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी स्टेट इफेक्ट में आता है, कोई स्टेट इफेक्ट में आता है उस ट्रीटी के कारण, तो स्टेट के पावर को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, स्टेट डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि स्टेट को कोई पावर नहीं है कि इसमें अपनी सहमति दे ना दे, इसको बाहर रखा गया है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक लॉ बना देना चाहिए एंट्री 14 के लिए कि क्या प्रोसीजर्स होंगे, कैसे ट्रीटी वगैरह साइन करेंगे। एंड जब ऐसा ट्रीटी साइन करती है पार्लियामेंट, तो स्टेट को अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से स्टेट को प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी लेना पड़ेगा। स्टेट फाइनेंसेस को जो भी इशूज आते हैं उसको अपने फंड से पे करना पड़ेगा सेंटर को। ये रिकमेंड किया पुंची कमीशन ने। एंड परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस टू द कमीशन, फाइनेंस कमीशन को दे दिया जाए। ये रोल जो है, मान लीजिए कोई ट्रीटी साइन की, सपोज एक एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये वेस्ट बंगाल है मान लो, और भारत ने बांग्लादेश के साथ कोई ट्रीटी साइन कर ली, और जिसकी वजह से सपोज वेस्ट बंगाल अफेक्टेड हो रहा है ट्रीटी की वजह से। एंड स्टेट वेस्ट बंगाल में मान लीजिए कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं इस वजह से, ट्रीटी की वजह से। कई बार ट्रीटी पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती किसी देश के साथ, स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाने के लिए भी की जाती है। ऐसे केस में अगर कोई लॉस हो रहा है वेस्ट बंगाल को, तो उसको टर्म ऑफ रेफरेंस में रखा जाए, परमानेंटली हमेशा के लिए डाल दिया जाए फाइनेंस कमीशन की जो टर्म ऑफ रेफरेंस होती है। तो फाइनेंस कमीशन जब भी इस बात पे विचार करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए, तो ये फैक्टर ध्यान में रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइल सेलेक्टिंग गवर्नर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गवर्नर उसी को चुना जाता है जो कि सेंटर के झुकाव में हो। तो पुंची कमीशन ने कहा कि जब गवर्नर का सिलेक्शन होता है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या क्या है? तो पुंची कमीशन ने कहा कि गवर्नर शुड बी अ पर्सन इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, कहीं कुछ एक्सपर्ट हो, कुछ एक्सपर्टीज हुई उनके अंदर। देन ही शुड बी ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, तो स्टेट के नहीं होने चाहिए जिस स्टेट में वो गवर्नर बनने वाले हैं। एंड ही शुड बी ए पर्सन डिटैच फिगर फ्रॉम द स्टेट और लोकल पॉलिटिक्स, तो लोकल पॉलिटिक्स से बाहर वो डिटैच्ड हो। ही शुड बी ए पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू ग्रेट ए पार्टी पॉलिटिक्स जनरली एंड पार्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट, तो कुछ ऐसा ना किया हो, पॉलिटिक्स में ना रहे हो स्पेशली रिसेंट पास्ट में, उन्हीं को गवर्नर बनाया जाए ताकि वो उनका झुकाव सेंटर की तरफ ना हो। नेक्स्ट, गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए होता है, इसको फिक्स टेन्योर कर देना चाहिए। एंड इनको हटाना इतना आसान ना हो, जो कि अभी बहुत आसान है। जब भी ऐसा लगता है कि ये गवर्नर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा देते हैं। तो इस कमीशन ने, पुंची कमीशन ने बोला कि जैसा प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है, जिसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है, वैसा ही इनके लिए भी अप्लीकेबल करना चाहिए, कैन बी अप्लीकेबल फॉर गवर्नर ऑल्सो, सो दैट द टेन्योर इज़ फिक्स 5 ईयर्स का हो जाए एंड इनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला, पुंची कमीशन ने, कि आर्टिकल 163 जो है उसमें प्रोविज़न है गवर्नर से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं गवर्नर को जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है। पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, बट बहुत ही लिमिटेड केसेस में देता है। जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है अपने खुद से डिसीजन लेने का, पावर नहीं देता है। इनको भी बेसिकली, गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं,
एडवाइस पे काम करना होता है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करना पड़ता है, ये जो एडवाइस देंगे उनके बेसिस पे। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये मैटर को बोला गया कि देखना पड़ेगा। एंड इसके बताया, एडवाइस किया कि गवर्नर को एक्ट करना चाहिए रीजन सोच के, गुड फेथ के साथ कोई काम हो रहा है तो डेफिनेटली करो, डिस्क्रिशन पे करो, बट जनरली सुननी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर जो है स्टेट का, बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेटिव डिसीजन विद इन 6 months। तो जो बिल पास करती है लेजिस्लेटिव वो गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, या तो गवर्नर उस पर अपना एसेंट दे देते हैं, या तो फिर कई बार क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और कई बार क्या करते हैं अपने पास ही रख लेते हैं और पड़ा रहता है बिल, कई सालों तक पड़ा रहता है कई बार। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट बिल है वो एक्ट नहीं बन पाता है फ्रॉम द स्टेट्स पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। इससे क्या होता है कि स्टेट कई सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स को कई बार जानबूझ के नहीं, गवर्नर की वजह से इग्नोर करना पड़ता है। इसके लिए बोला गया है पुंची कमीशन के द्वारा कि 6 महीने का लिमिट इनको भी होना चाहिए, 6 month में इनको साइन या तो डिसीजन दे देना है, या कर रहे हैं उस पे एसेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर रोल से रिलेटेड है। तो गवर्नर का जो रोल है, स्पेशली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, स्पेशली इन द केस ऑफ हंग असेंबली ऐसी असेंबली होती है जहाँ पे किसी भी सिंगल पार्टी या फिर कोलिशन या फिर प्री इलेक्शन का जो अलायंस होता है उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है, वैसे केस में कहते हैं हंग असेंबली। मतलब उस केस में सरकार नहीं बन सकती है, तो उस केस में भी सरकार बने, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस पुंची कमीशन का ये है कि जो पार्टी हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हो मेजोरिटी में, उसको बुलाना चाहिए गवर्नर को, और उसको बोलना चाहिए कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। जो पार्टी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जिसके पास मेजोरिटी क्लेम कर रही हो उसको डेफिनेटली बुलाना चाहिए गवर्नर को। दूसरा कंडीशन बोला इन्होंने कि अगर कोई प्री पोल अलायंस है, मतलब इलेक्शन से पहले कोई अलायंस बना है कि 2-3 पार्टियों को मिल के या फिर कोलिशन बना है, तो वैसे को ट्रीट करना चाहिए वन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नर को, और उनको मौका देना चाहिए, फ्लोर टेस्ट उनका कराना चाहिए, और अगर वो सरकार बना सकते तो सरकार बनाने देना चाहिए। तो ये सब गवर्नर के लिए गाइडलाइंस है, स्पेशली जब हंग असेंबली होती है। जब ऐसा भी केस हो सकता है जब कोई भी पार्टी या फिर प्री पोल कोलिशन को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, तो उस केस में क्या होगा, क्या करेंगे गवर्नर। तो गवर्नर के पास कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। गवर्नर जो है वो ग्रुप ऑफ पार्टीज़ को बुला सकते हैं विच हैड प्री पोल अलायंस, ठीक है, प्री पोल अलायंस है इनका, कमांडिंग द लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर है, लेकिन इनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो इनको बोल सकते हैं कि आप आइए, सरकार बनाइए। अगर आप कहीं से जोड़ वोड़ के भी नंबर आपके हो जाते हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। दूसरा केस ये है इनके पास कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जो कि क्लेम कर रही है, स्टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, जो क्लेम कर रही है उसको भी मौका देने का इनके पास अधिकार है। ऑप्शन है ये सारे। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ए पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन, मतलब इलेक्शन से पहले का जो कोलिशन हो विथ ऑल पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। तो ये भी पोस्ट मतलब इलेक्शन के बाद का कोलिशन हो, वो अगर चाहती हैं कई सारे पार्टनर्स मिल के कि गवर्नमेंट बनाए तो ऐसा भी बनाया दिया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। देन ए पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विथ सम पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ये सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। नेक्स्ट, गवर्नर, पुंची कमीशन का ही रिकमेंडेशन है, गवर्नर को कहीं ना कहीं जब भी डिसमिस करने की बात है कि सरकार कोई गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा, उससे पहले
टाइम देना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, जो उस समय हैं जिनकी सरकार को डिसमिस करने गवर्नर जा रहे हैं। उससे पहले गवर्नर को टाइम देना चाहिए कि भाई आप अपनी मेजोरिटी को फ्लोर टेस्ट पे प्रूफ करें। अगर निकल के आ जाती है तभी जाके आपको तब आपको डिसमिस नहीं किया जाएगा, अदरवाइज डिसमिस कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि सरकार तो बन जाती है, लेकिन होता क्या है, बड़ा ही क्लोज मामला हो जाता है। मान लो किसी असेंबली में मान लो 200 सीट्स हैं एंड जिसने सरकार बनाई है वो 101 ही सीट के साथ है। मान लीजिए यहाँ से 2 निकल गए तो इसकी तो मेजोरिटी गई, तो सरकार गिर सकती है ना। वैसे केस में चीफ मिनिस्टर को टाइम देना चाहिए कि भाई सरकार को डिसमिस करने से पहले गवर्नर को टाइम देना चाहिए कि आप फ्लोर टेस्ट होगा उसमें आप प्रूफ कीजिए पहले, अगर वो क्लेम करना चाहते हैं कि आप कहीं से भी जोड़ के भी कर सकते तो आप बताइए। अगर आप सरकार में बने रह सकते हैं तो हम मौका देंगे। तो ये दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रिकमेंडेशन फ्रॉम पुंची कमीशन। नेक्स्ट बोला गया गवर्नर से ही रिलेटेड कि इनको राइट होना चाहिए, राइट टू सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ए स्टेट मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ बायस, विच इज़ द बेसिस ऑफ बायस। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए, उस पर प्रोसिक्यूशन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कई बार एडवाइस करती हैं गवर्नर को, लेकिन गवर्नर के पास सैंक्शन का पावर होना चाहिए। पुंची कमीशन ने कहा अगर वो उनको ऐसा लगे कि ये जो काम करने के लिए बोल रहे हैं प्रोसिक्यूशन का, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है और इनके पीछे कोई मटेरियल गेन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इसलिए ये करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सैंक्शन का पावर होना चाहिए, मतलब ये ना प्रोसिक्यूट करें, इसका पावर होना चाहिए गवर्नर को। नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ गवर्नर्स के द्वारा गवर्नर्स को कई बार, जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी बनाया जाता है। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं एंड अदर कुछ स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करते हैं। इसको ख़त्म कर देना चाहिए, शुड बी डन अवे विथ, ऐसा मानना है पुंची कमीशन का। ये इसलिए मानना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से अगर गवर्नर काम करें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उनको रोल्स नहीं देने चाहिए। इस वजह से ये बोला गया है कि गवर्नर्स को चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनने देना चाहिए और कुछ अदर जो पोस्ट होल्ड करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है पावर अंडर आर्टिकल 356। तो 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल है, जिसके द्वारा जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए प्रोविजंस के हिसाब से स्टेट नहीं चल पा रही है, वैसे केस में प्रेसिडेंट को पावर होता है कि उस स्टेट के लेजिस्लेचर को भंग कर दें और लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करने के बाद पावर अपने हाथ में ले लें और प्रेसिडेंट रूल करें। तो ये आर्टिकल 356 है, ये भी बायस्ड वे में यूज़ किया जाता है, स्पेशली बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर रिकमेंड करते हैं। तो बोला कि इसको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इसीलिए यूज़ करें ताकि तभी यूज़ करें जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट होता है, रियल टर्म में अगर ऐसा होता है तभी यूज़ करना चाहिए, जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल दिया जाता है कि सच में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर हो गई है एंड प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ये गलत है, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है, कई सारे स्टेट्स में तो 7-8 बार 10 बार भी हुआ है जहाँ पे इमरजेंसी 8-8 बार आई है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है पुंची कमीशन का वो ये है कि इन्वोकिंग आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, इसके लिए सुटेबल अमेंडमेंट्स करना चाहिए ताकि जो एक केस हुआ था SR बोमई, जो कि कर्नाटका के CM थे और इन्होंने केस किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, इनको हटा दिया गया था प्रेसिडेंट रूल के द्वारा। उस समय बहुत पुरानी बात है, इन्होंने केस किया इनिशियली हाई कोर्ट में, वहाँ पे बात नहीं बनी तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए एंड 1994 में डिसीजन आया था और इसमें बेसिकली गाइडलाइंस बनाया गया कि स्ट्रिक्टली आर्टिकल 356 को स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के भी सरकार को गिरा के, जो कि एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसको आप प्रेसिडेंट रूल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। एंड राइट जो है राइट टू रिव्यू
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बनता है। तो इस कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, वो गाइडलाइन को इनकॉर्पोरेट किया जाए अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसको डाल दिया जाए 356 में, जो कि SR बोम्मई केस में हुआ था। नेक्स्ट बोला गया कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है अंडर आर्टिकल 352 एंड 356। आर्टिकल 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है, और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है। तो बोला गया इसको भी तभी यूज़ करना चाहिए जब लास्ट रिसोर्ट बचे और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखिए आर्टिकल 355 कहता है कि पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के का ख्याल रखना चाहिए, स्टेट की सरकार का ख्याल रखना चाहिए, स्टेट को बचा के रखना चाहिए। तो आर्टिकल 355 ये कहता है, लेकिन अगला ही आर्टिकल पावर देता है सेंटर को कि स्टेट को ख़त्म कर दे, लेजिस्लेचर को भंग कर दे। तो देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं हालांकि, लेकिन बोला गया है कि जो लास्ट रिसोर्ट है आर्टिकल 352 और 356 उसको लास्ट में ही यूज़ करें, ऐसे मत यूज़ करें। एंड एक फ्रेमवर्क बनाए लोकलाइज्ड इमरजेंसी का, मतलब लोकलाइज्ड इमरजेंसी में ऐसा हो कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करे, उसको सॉल्व करे लोकली, ठीक है, लोकली उसको सॉल्व करे स्पेसिफिकली एंड लोकली, एंड सरकार चलती रहे, स्टेट गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड इमरजेंसी का सजेशन आया है पुंची कमीशन का, देखिए इसको अप्लाई करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे सुटेबल अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, लेकिन पुंची कमीशन का ऐसा मानना है कि इंटर स्टेट काउंसिल में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस डाल देनी चाहिए आर्टिकल 263 को अमेंड करके, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फंक्शन करे एंड इफ़ेक्टिवली फंक्शन करे। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने दिया। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो जोनल काउंसिल्स है, जो कि इंडिया में 5 जोन्स हैं, 5 जोन्स में अलग अलग जोनल काउंसिल्स हैं जो कि अपने अपने जोन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए काम करती हैं और इनकी मीटिंग होती है। इन जोनल काउंसिल्स को एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर मिलना चाहिए, मीट करना चाहिए, अपनी मीटिंग करनी चाहिए एंड एजेंडा जो प्रपोज्ड है उस पर बातें करनी चाहिए स्टेट कंसर्न की। एंड इसके लिए एक सेक्रेटरीट बन सकती है, वो इंटर स्टेट काउंसिल की जो सेक्रेटरीट है उसको इसके सेक्रेटरीट की तरह बनाया जा सकता है, ठीक है, ये फंक्शन कर सकती है एज ए सेक्रेटरीट फॉर द जोनल काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पुंची कमीशन ने बोला कि जो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स है, जो कि स्टेट की बेसिकली एक कमेटी है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, जो कि स्टेट से रिलेटेड फिजिकल जो मैटर्स हैं उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो पुंची कमीशन का ऐसा मानना है कि ऐसी ही सिमिलर मॉडल्स की कुछ अदर सेक्टर्स पे भी कुछ एम्पावर्ड कमिटीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि एनर्जी एक अच्छा सेक्टर है, वहाँ पे बनाया जा सकता है। CMs का एक एम्पावर्ड कमेटी बना दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एम्पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, और वो बात कर ले डिफरेंट मैटर्स पे, जैसे कि एनर्जी, ऐसे कई सारे हो सकते हैं मैटर्स सेक्टर्स। नेक्स्ट है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड जुडिशरी। तो अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है IAS, एक पुलिस सर्विसेज के लिए है IPS, और एक है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए IFS। तो इनका सजेशन है पुंची कमीशन का कि और भी ज़रूरत है ऑल इंडिया सर्विसेज की इन द सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी एक्सेट्रा। इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि जो फैक्टर्स है जो कि इनहिबिट करती है कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकंड चेंबर्स, जो कि राज्यसभा है। सेकंड चेंबर कौन है? राज्यसभा, ठीक है। इसको कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं राज्यसभा को इंडिपेंडेंटली काम करने में, जो कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि इस फोरम को, राज्यसभा को ठीक से फंक्शन नहीं करने देते हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए। उन सारे फैक्टर्स को हटाना चाहिए, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही क्यों ना हो, क्योंकि राज्यसभा
कई सारे प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से डील कर सकती है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। और डेफिनेटली कोई मैटर अगर सेंटर और स्टेट से रिलेटेड आता है, वहाँ पे अगर राज्यसभा को अच्छा पावर हो तो वो बड़े ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ऐसा मानना पुंची कमीशन का भी है। अब अगला जो रिकमेंडेशन है इनका वो है बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे सेंटर की बात नहीं है, तो स्टेट्स के बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आज के डेट में अनइक्वल है, जो कि पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से कई स्टेट्स के पास ज़्यादा सीट्स हैं राज्यसभा की, और कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत कम सीट्स हैं, 30 के आसपास, 60 के आसपास कम सीट्स हैं। तो ऐसा मानना है पुंची कमीशन का कि कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी नहीं दिखाता है। अगर कितना भी छोटा स्टेट हो, उसको अगर एक एक सीट सबको दे दिया जाए या दो दो सीट सबको दे दिया जाए, इक्वल सीट्स दे दिया जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज़, किसी का कम हो किसी का ज़्यादा हो, तो उनके जो हित की बात है वो रखी जा सकती है बड़े आसानी से। वरना छोटे स्टेट्स इग्नोर्ड हो जाते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता, बिल्कुल उनके पास पावर ही नहीं है, एक दो सीट ही है, तो वोटिंग भी करेंगे तो एक दो सीट पे ही वोट करेंगे, क्या करेंगे बेचारे, तो कोई बड़ा अफेक्ट अपने हित में नहीं ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि छोटे जो स्टेट हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो पावर का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा करना चाहिए, सबको बराबर बराबर सीट दे दो भाई, पुंची कमीशन का मानना है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है इनका वो ये है कि स्कोप ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है लोकल बॉडीज़ को, स्पेशली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड नहीं है, इसको डिफाइन करना चाहिए अमेंडमेंट करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिख देना चाहिए कि भाई कैसे ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको पावर, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बन सकती हैं, उसको क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए, क्लियरली लिख देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा मानना है पुंची कमीशन का। और ऐसा नहीं है तो कई बार क्या होता है, इनको पावर्स एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, पेपर्स पे बहुत सारे पावर हैं, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह। नेक्स्ट जो बात कही इन्होंने रिकमेंडेशन के तौर पे, वो कहा कि ऑल फ्यूचर सेंट्रल लेजिस्लेशंस जो होंगे इन्वॉल्विंग स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट, कॉस्ट शेयरिंग वहाँ पे होनी चाहिए, जैसा कि RTE एक्ट में हुआ था। RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें क्या है, जो पैसा लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने में, राइट टू एजुकेशन सबको देने के लिए, स्पेशली 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिलना है, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। बाद में ऐड किया गया था इसको अंडर आर्टिकल 21A आई थिंक, ऐसे कुछ करके है। तो राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में खर्च भी होता है, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर भी बियर करती है कुछ खर्च और कुछ स्टेट। तो ऐसा ही करना चाहिए जो बाकी लेजिस्लेशंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ पे शेयरिंग होना चाहिए, सेंटर को भी खर्च करना चाहिए, स्टेट को भी खर्च करना चाहिए। तो ये भी रिकमेंडेशन है, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट है द रॉयल्टी रेट्स जो हैं ऑन मेजर मिनरल्स शुड बी रिवाइज्ड एटलीस्ट एवरी 3 years विदाउट एनी डिले। स्टेट शुड बी प्रॉपरली कंपनसेटेड विथ, ठीक है, इनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो रॉयल्टी रेट्स कई बार क्या होता है कि देना पड़ता है स्टेट्स को, रॉयल्टी रेट्स देना पड़ता है और ये रिवाइज नहीं होता है प्रॉपरली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ये कम या ज़्यादा रेट्स इनको लग जाता है, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम सहना पड़ता है। तो इसको बोला गया कि इसको रिवाइज करना चाहिए एटलीस्ट एवरी 3 years पे। देन इन्होंने रिकमेंड किया कि कंपनसेट करना चाहिए अगर कभी भी रॉयल्टी डिले हो जाती है बियॉन्ड 3 years, तो प्रॉपरली इनको कंपनसेट करना चाहिए स्टेट्स को, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है करंट सीलिंग जो है प्रोफेशन टैक्स पे, जो कि 2500 रुपये की है, ऐसा मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। 2500 रुपये से ज़्यादा प्रोफेशन टैक्स नहीं ले सकते हैं। प्रोफेशन टैक्स है क्या? वैसा प्रोफेशन जो कि आपका प्रोफेशन तो है लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं है, उस पर कुछ टैक्स लगता है, स्टेट लगाती है, प्रोफेशन टैक्स है। और इसमें लिमिट रखा गया है 2500, स्टेट इससे ज़्यादा नहीं टैक्स कर सकती है किसी को भी। इसको ख़त्म कर देना चाहिए अमेंडमेंट ला के, ऐसा मानना है पुंची कमीशन का। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो स्कोप फॉर रेजिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस अंडर आर्टिकल 268, इसको एग्जामिन करना चाहिए अगेन।
ये टास्क नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन और या फिर किसी एक्सपर्ट कमेटी को दे देना चाहिए। इसमें होता क्या है, सेंटर को पावर है कि जो प्रोविजंस है टैक्स कलेक्शन के, उनके अलावा भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई नया प्रोविज़न जोड़ सकती है। अंडर आर्टिकल 268 के में ये लिखा गया है, तो इसको रिव्यू करना चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है कि स्टेट सेंटर से पैसा ऐंठने के लिए कई सारे प्रोविजंस ऐड कर देती है, जिसमें अफेक्टेड पार्टी से स्टेट होता है, तो इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। पूंजी कमीशन का ऐसा मानना है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जितने भी फिजिकल लेजिस्लेशंस हैं उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, इंडिपेंडेंट बॉडी बना के इनको असेसमेंट करना चाहिए कि ये कैसे, ये इनका फिजिकल लेजिस्लेशन क्या है, कैसे बनी है और क्या इफ़ेक्ट है। और रिपोर्ट जो है दोनों जगहों पे, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस में भी लीड करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि उसको कंसीडर किया जा सके, ठीक है, ताकि संतुष्टि बनी रहे। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनेंस कमीशन का, ये जब बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना के दे देती है एंड स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। तो पूंजी कमीशन का मानना है कि स्टेट्स को भी थोड़ा सा इसके मैकेनिज़्म में, इसके फाइनलाइजेशन में स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनता है तो उसकी कॉपी भाई दे दो स्टेट को भी, तो स्टेट भी पढ़ ले, उसमें कोई चेंज है तो बता दे कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके हिसाब से स्टेट्स के रिकमेंडेशन, एक स्टेट्स के कमेंट्स को कंसीडर करके फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बनाया जाए, फाइनलाइजेशन में उनको रोल दिया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू ऑल द एग्जिस्टिंग सेसेस एंड सरचार्जेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी जितनी भी सेसेस हैं जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स टाइप काम करती हैं, या फिर सरचार्जेज है, टैक्स के ऊपर भी कुछ चार्जेस लगते हैं, सरचार्ज हो जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है इसको। कई बार जैसे एजुकेशन के लिए, कई बार हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों पे खर्च होता है, तो इसको देखना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं इनका जो शेयर है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, इसको कम करना चाहिए, पूंजी कमीशन का मानना है। नेक्स्ट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि सरकार जो है, चाहे सेंट्रल लेवल की है चाहे स्टेट लेवल की है, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्ट नहीं करती है ठीक से। इससे क्या होता है कि जो स्टेट की नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, स्टेट की जो प्लान एक्सपेंडिचर है इनफैक्ट उसको नॉन प्लान में काउंट कर देती है स्टेट, यहाँ पे सेंटर। इसकी वजह से क्या होता है कि उनको पैसा कम मिलता है। तो इसका डिफिनीशन ठीक नहीं है, इसमें डिस्टिंक्शन ठीक नहीं है। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या बनता है प्लान एक्सपेंडिचर और क्या बनता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। एंड इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा मानना है पूंजी कमीशन को का। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन डिवीज़न इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज डिपार्टमेंट। तो देखिए अभी फ़िलहाल फाइनेंस कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो कि एक डिवीज़न है, बेसिकली फाइनेंस कमीशन डिवीज़न कहते हैं, वहाँ पे बैठी रहती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो बोला गया कि इसको बहुत वैसे कोई मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं लगता है, इसको कन्वर्ट कर दो, फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो, ताकि जो से है फाइनेंस कमीशन का वो इम्प्रूव हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वर्चस्व बढ़े, वहाँ पे बैठ के उस फुल फ्लेज डिपार्टमेंट टाइप काम करे। तो इसको भी बोला गया कन्वर्ट करने के लिए। फाइनेंस कमीशन ही है जो पैसा बंटवाती है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि क्या प्रिंसिपल हो गए जिसके आधार पे पैसा बटेगा, तो क्यों ना इसको मजबूती के तौर पर वहाँ पर बैठाया जाए। नेक्स्ट है स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन अंडर आर्टिकल 307। ठीक है, ये लेना चाहिए सरकार को, ऐसा मानना है, पार्लियामेंट को लेना चाहिए, ऐसा मानना है पूंजी कमीशन का कि एक कमीशन बनाओ। किसके लिए? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन, जो कि बहुत सारे मैटर्स को देखे और इसको बहुत सारे पावर दो, एडवाइजरी पावर दो, एग्जीक्यूटिव रोल दो, डिसीजन मेकिंग पावर दो, ताकि ये जो डिसीजन दे स्पेशली इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, वो उसको लोग माने, उसको स्टेट्स माने, वो फाइनल एंड बाइंडिंग हो ऑल स्टेट्स के ऊपर एंड यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर भी। एंड मान लीजिए किसी को ग्रीवांसेस होता है इसके अगेंस्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ही कैन डेफिनेटली एग्रीव्ड कैन गो टू द
सुप्रीम कोर्ट विथ एन अपील। नेक्स्ट और जो लास्ट रिकमेंडेशन है पुंची कमीशन का, वो है रिपोर्ट ऑफ कमीशन सर्कुलेटेड। अब बेसिकली यहाँ पे रिकमेंडेशंस ख़त्म हो गए। अब बात करेंगे कि जो रिपोर्ट कमीशन का आया, पुंची कमीशन ने जो सबमिट किया है उसको सर्कुलेट कर दिया गया है ऑलरेडी, ऑल स्टेक होल्डर्स के पास भेज दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट कंसर्न। कमेंट्स उनके आ गए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स के, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, सबके कमेंट्स आ गए हैं और ये अंडर कंसिडरेशन है इंटर स्टेट काउंसिल के पास। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो डिसाइड करेगा कि इन कमेंट्स को कैसे एकोमोडेट किया जाए इन रिकमेंडेशंस पे पुंची कमीशन के, और फाइनलाइज किया जाए और इनके कौन से रिकमेंडेशन को माना जाए, अभी स्टिल पेंडिंग है। तो पुंची कमीशन इज़ द लेटेस्ट कमीशन। सरकारिया के बाद ये दूसरी कमीशन है जिसने कुछ रिकमेंड किया है, स्पेशली रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट, बट इनका रिकमेंडेशन अभी पेंडिंग है, अंडर कंसिडरेशन है इंटर स्टेट काउंसिल के पास। तो वो जब इसको देखेंगे, बातों को सोचेंगे, समझेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है और किन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना है। सो दैट्स ऑल, सेंटर स्टेट रिलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 14 इज़ ओवर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में 15वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।